तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि क्या एक पशु ऊतक नहीं है। इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें पशु ऊतक क्या है, तो पशुओं या जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछा है कि कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है, तो इनमें से वो ऑप्शन नहीं है कि कौन, ये चारों ही पशु ऊतक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपको इसे बताना है, तो इनमें से जो विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित यानी कौन लाया था। तो इसका राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया था। उन्होंने माना कि जीव प्रजातियां अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे क्रमबद्ध जैविक विकास के परिणाम से आई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो पौधों में लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी, यानी कोलेन काइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। इनमें कोलेन काइमा ऊतकों की उपस्थिति के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती और तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है। आपको बताना है प्रजातियों की संख्या से स्थिर बने रहने से क्या संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रजनन। प्रजनन हो जाएगा वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयोजी ऊतक खाली स्थान है से निकलते हैं, यानी संयोजी ऊतक इनमें से किससे निकलते हैं। राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य जन स्तर। जो प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में मीसोडर्म या मध्य जन स्तर होता है, मेसोडर्म से ही संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। वसा ऊतक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो वसा ऊतक होता है इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब क्यूटेनियस लेयर। वसा ऊतक विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, विकल्पों से ये सब क्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनरिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जोसेफ लिस्टर, जो कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर की बात करें तो ये चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये स्वतः जननवात तथा पाश्चराइजेशन की खोज की थी। और विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो आपको बताना, 4 ऑप्शन है इनमें से, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जोसेफ लिस्टर, जो कि कुष्ठ रोग का उपचार, ये गलत है। जोसेफ लिस्टर की बात करें दोस्तों तो ये एंटीसेप्टिक सर्जरी से संबंधित हैं। और जो तीनों हैं, जोनास ई सॉल्क वो पोलियो के विरुद्ध टीका की खोज की थी। अलेक्जेंडर की फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक के विरुद्ध टीकाकरण खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया से कौन सा रोग इनमें से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया से नामक से होता है। तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं दोस्तों, रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे हिंदी में एचमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यक्षमा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। इनमें से आपको बताना है कि जो अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सॉरी, कवक से बनता है। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियस नाइटेम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। अगर इसके खोज की बात करें दोस्तों तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज वर्ष 1928 में की थी। ये भी आप लोगों जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो लाइकेन है दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल और कवक। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है जिसमें शैवाल और कवक सहजीवन व्यतीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है। हैजा जिसे हम कोलेरा भी कहते हैं, वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से, जबकि चेचक की बात करें हम तो ये स्मॉल पॉक्स वायरस से, और पेचिस की बात करें तो ये एक्ट अमीबा हिस्टोलिटा से, तथा इन्फ्लुएंजा नामक संक्रमण रोग इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायरस से फैलता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि वायरस से कौन सा रोग फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्फ्लुएंजा। अभी मैंने आपको बताया था इन्फ्लुएंजा जो कि वायरस से फैलता है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। अभी मैंने आपको बताया है, तो आपको बताना है कि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः। डिप्थीरिया और कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया द्वारा, तथा इन्फ्लुएंजा जो कि आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी सीपीटी 2 और एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा,
अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा, अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण, जो कि माइकोबैक्टीरियल लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, यानी इनमें से किसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ही दूध को खट्टा किया जाता है, जो कि लैक्टोबैलिसस नामक बैक्टीरिया द्वारा ही दूध यानी दही को खट्टे में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। आपको बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, क्योंकि न्यून तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि तथा उपापचयी क्रियाएं कम हो जाने से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है। बताना है कि कौन सा वो रोग है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी टिटनेस है, जो कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होता है, इससे क्या तात्पर्य है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी यदि आपको एड्स यानी HIV है तो आपको HIV होगा, यानी सॉरी यहाँ अगर आपको एड्स है तो आपको HIV जरूर होगा। HIV जो कि संक्रमण की अंतिम अवस्था है, अतः यदि एड्स होगा तो HIV निश्चित होगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स का अर्थ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एड्स का पूरा नाम या एड्स का फुल फॉर्म ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। या तो फुल फॉर्म कह लीजिए या तो इसका पूरा नाम या इसका अर्थ। एड्स का ये जरूर आता है मैक्सिमम एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एड्स फैलता है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मतलब एड्स किसके द्वारा फैलता है? 4 ऑप्शन है आपके पास दिया है, इनमें से बताना है कि जो एड्स है वो किसके द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शारीरिक संपर्क से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है, इनमें से आपको बताना है कि जो पैरासीटामॉल है वो किसके उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शरीर के दर्द निवारण में। पैरासीटामॉल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वरनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? 4 दवा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज की अगर बात करें तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है?
4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में है हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज हो या सब्जेक्ट वाइज हो, सारा का सारा वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।